नमस्कार दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने फ्लैट बेड सिंगल नीडल सिलाई मशीन के कलपुर्जे एवं कार्य के बारे में देखा और समझा। मशीन की साफ सफाई और रखरखाव पर भी हमने चर्चा की। इस मामले में चूंकि सभी मशीनों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, सो हम इस कड़ी में साफ सफाई दोहराने की जरूरत नहीं समझते। और ये दोहराने की जरूरत भी नहीं कि जूता उद्योग में मोटे तौर पर 3 प्रकार की सिलाई मशीनों का प्रयोग होता है। ये हैं फ्लैट बेड, पोस्ट बेड और सिलेंडर आर्म सीविंग मशीन। फ्लैट बेड सीविंग मशीन का ही एक अन्य प्रकार है फ्लैट बेड डबल नीडल सीविंग मशीन। आइए देखते हैं इसके कलपुर्जों को और उनके काम। वस्तुतः इसके सभी भाग फ्लैट बेड सिलाई मशीन की तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ कुछ मामलों में होता है। कई मामलों में इसमें एक की बजाय 2 पार्ट्स होते हैं। ये है टेक अप लीवर। ये स्टिच फॉर्मेशन के बाद स्लैग को उठाता है। टेक अप लीवर में 2 थ्रेड होल होने चाहिए। और ये है टेंशन डिस्क। इसमें टेंशन उपकरण भी संख्या में 2 होने चाहिए। ये हुक है। ये हुक दोनों टॉप थ्रेड को एक लूप के माध्यम से उठाते हैं। अब देखिए बेस। ट्विन नीडल फ्लैट बेड स्विंग मशीन में 2 बेस होते हैं। इनमें प्रत्येक में एक बॉबिन केस होता है। यहाँ आपके सामने है गिब्स। गिब्स का काम है दोनों बेस को हुक में फंसा कर रखना। और ये नीडल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दरअसल हुक जब लूप को उठाते हैं तो थ्रेड से या अन्य कारणों से नीडल के टूटने का डर रहता है। ऐसे में नीडल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ही काम आता है और नीडल को टूटने से बचाता है। ये नीडल गाइड है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अंग नीडल का मार्गदर्शन करता है। दरअसल नीडल के साथ ये डर बना रहता है कि वो स्टिचिंग के वाइड या नैरो रो में भटक न जाए। ऐसे में नीडल गाइड नीडल को सही रो में रखता है। तो देखा दोस्तों, यहाँ एक बात जिस पर खास ध्यान देना है वह ये है कि ट्विन नीडल में बॉबिन की वाइंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको फ्लैट मशीन से सिली दूरी के बराबर सिलाई के लिए ट्विन नीडल मशीन से सिलाई करने के लिए 2 बॉबिन चाहिए। इसीलिए ऑपरेटर को अपने साथ एक पहले से ही वाइंड किया हुआ बॉबिन रखना चाहिए। मशीन के कलपुर्जों की जानकारी के बाद अब एक नजर ट्विन नीडल फ्लैट बेड सीविंग मशीन के उपयोग पर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार काम करती है ये मशीन। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस मशीन का उपयोग खासकर वहाँ किया जाता है जहाँ 2 रो की स्टिचिंग चाहिए होती है। इस प्रकार की सिलाई के लिए, अर्थात समानांतर सिलाई के लिए, ऑपरेटर जो एक मनुष्य होता है पर पूरी तरह भरोसा करना व्यवहारिक नहीं है। अतः इस मशीन की खरीद की जाती है। ये मशीन भारी या हल्की दोनों कामों के लिए खरीदी जा सकती है। इस मशीन का उपयोग वैम्पिंग, काउंटर्स, डेकोरेशन, कैप और प्लग आदि बनाने में होता है। इन बातों पर गौर करने के बाद अब हम देखेंगे नीडल बदलने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में 2 अतिरिक्त नीडल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले स्विच ऑफ कर दें। अब नीडल उठा लें और दाएं हाथ के हुक के सामने शॉर्ट ग्रूव को रखें। नीडल बार में नीडल के शैंक को रख दें। दाईं तरफ शैंक को जहां तक संभव हो नीडल बार में अंदर जाने दें। इस बात का ध्यान रहे कि नीडल का आई मशीन के फ्रंट के समानांतर हो। स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीडल स्क्रू को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए पुनः कस दें। अब दूसरी नीडल लें और बाएं साइड हुक और शॉर्ट ग्रूव को आमने सामने रखते हुए नीडल के शाफ्ट को नीडल बार में जहां तक संभव हो अंदर कर दें। इस नीडल के स्क्रू को भी स्क्रू ड्राइवर से दोबारा घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए दोबारा कस दें। दोस्तों,
नीडल बदलने के बाद अब हम देखते हैं टॉप थ्रेडिंग। इसके लिए सबसे पहले थ्रेड को थ्रेड स्टैंड पर रख दिया जाता है। पहला थ्रेड गाइड स्पूल की लंबाई का दुगना होना चाहिए। लंबाई की माप स्पूल के ऊपरी छोर से हो। यहाँ हमें थ्रेड के 2 स्पूल की जरूरत होती है। अब पहले धागे को आर्म के सामने वाले पहले गाइड में डालते हुए अगले गाइड में क्लिप कर दें। अब इसी धागे को दोनों हाथों से पकड़कर टेंशन डिस्क में क्लिप करें। ध्यान रहे, धागा टेंशन डिस्क में अंदर तक बैठ जाना चाहिए। यहाँ पर टेंशन डिस्क को खोलने का काम हम नी प्रेस से भी ले सकते हैं, क्योंकि नी प्रेस का सीधा संपर्क टेंशन डिस्क व टॉप प्रेशर रोलर से होता है। अब इसी धागे को डिस्क पर पूरी तरह लपेटते हुए बीच में लगी पिन के ऊपर से गुजारें। अब धागे को अगली अंदर वाली डिस्क में डालते हुए चेक स्प्रिंग या टेक अप स्प्रिंग पर खींचते हुए खांचे तक क्लिप कर दें। अब दूसरे धागे को आर्म के सामने पहले गाइड में डालते हुए अगले गाइड में क्लिप करें। अब इस धागे को लगी हुई पिन से होकर गुजारते हुए दूसरी टेंशन डिस्क में डालें और बीच में लगी पिन के ऊपर से गुजारें। अब धागे को अगली बाहर वाली डिस्क में डालते हुए चेक स्प्रिंग या टेक अप स्प्रिंग पर खींचते हुए खांचे तक क्लिप करें। अब दोनों धागों को एक के बाद एक अगले गाइड तथा टेक अप लिवर के छेद में गुजारते हुए अगले थ्रेड गाइड में डालें। अब प्रेशर व्हील को उठाकर पीछे हटा दें। अब एक धागे को नीडल बार के बाईं दिशा वाले छेद में गाइड में डालते हुए दाहिनी नीडल के छेद में डालें। इसी तरह दूसरे धागे को नीडल बार के दाईं दिशा वाले छेद या गाइड में डालते हुए बाईं नीडल के छेद में डालें। तकरीबन 6 सेंटीमीटर लंबा धागा नीडल में डालने के बाद अवश्य छोड़ें। संभव है थ्रेड पर आपको फिर से एक छोर काटना पड़े और तब आप नीडल की थ्रेडिंग कर सकें। और अब बॉटम थ्रेडिंग। बॉटम थ्रेडिंग यहाँ भी फ्लैट मशीन सिंगल बेड की तरह ही की जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि याद रखना है कि सब कुछ 2 बार होता है। सबसे पहले दोनों बॉटम थ्रेड्स को एक साथ ऊपर खींच लें। इस दरमियान हुक विपरीत दिशा में जाते हैं। दोस्तों, थ्रेडिंग के बाद हम देखेंगे कि क्या है लाइन स्टिचिंग और ये कैसे होता है। लाइन स्टिचिंग के लिए दायां नीडल लाइन में हो सकता है, इसे राइट नीडल स्टिचिंग कहते हैं। बायां नीडल लाइन में हो सकता है, इसे लेफ्ट नीडल स्टिचिंग कहते हैं। और दोनों नीडल लाइन के दोनों ओर भी हो सकते हैं, इसे स्प्लिटिंग द लाइन कहते हैं। फिलहाल हम स्प्लिटिंग द लाइन पर गौर करेंगे। 3 स्ट्रिप्स लेकर उनमें 4 लाइन को स्टिच मार्क कर दें। सबसे पहले बाहरी स्टिचिंग लाइन पर स्टिचिंग शुरू करें। प्रेशर व्हील मटेरियल के टुकड़े के बल्क पर होना चाहिए और आपकी उंगलियों की अच्छी पकड़ प्लेट पर। इस प्रकार आपको एक बेहतरीन गाइड मिलेगा। स्ट्रिप के अंत तक एक ही बार लगातार सिलाई करते हुए जाएं। स्ट्रिप को उल्टा कर लें और अगली लाइन को स्टिच कर लें। इस प्रकार चारों लाइंस को स्टिच कर लें। मानक स्टिचिंग के दरमियान कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं एवं दिशा निर्देशों पर खरा उतरना चाहिए। यहाँ ऐसा ही एक मानक है जिसकी कुछ शर्तें हैं। स्टिचिंग करने वाली लाइन के दोनों ओर 1 मिलीमीटर से अधिक का स्टिच मार्किंग न हो। 5 से अधिक गलतियां न हो तो अच्छा। प्रत्येक स्ट्रिप हेतु 45 सेकंड्स का समय दिया गया है। दोस्तों, हम देखेंगे कि क्या है कर्व लैप एवं डबल सीम। अभ्यास हेतु एक ही साइड के डबल कर्व पीस लें जिनकी संख्या 10 हो। उन्हें इस प्रकार करीने से सजा कर रखें या स्टैक करें कि जब आप उन्हें उठाएं तो वो आपको स्टिचिंग के लिए बिल्कुल तैयार मिले। एक साथ 2 पीस ले लें। एक पीस को दूसरे पर रखें। दोनों के किनारों में लगभग 5 मिलीमीटर की दूरी हो। स्टिचिंग शुरू करें। सीधे बेझिझक बढ़ते जाएं। किनारे से यानी एज से 1.5 मिलीमीटर की दूरी बनाए रखें और सीधे बाहर निकल जाएं। पहले की तरह ही स्टिचिंग करें। आपने सभी जोड़ों पर काम पूरा कर लिया हो तो थ्रेड काट दें। मानक स्टिचिंग एज से 1.5 मिलीमीटर से अधिक दूर न हो। गलतियां 5 से अधिक न हो।
प्रत्येक पीस की स्टिचिंग के लिए 15 सेकंड्स का समय निर्धारित है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या है डबल नीडल मशीन पर स्टिचिंग की प्रक्रिया, जिसकी कुछ सामान्य नियम एवं शर्तें होती हैं। किसी सिंगल नीडल सुइंग मशीन में स्टिचिंग के दरमियान मटेरियल मोड़ते वक्त नीडल हमेशा मटेरियल के अंदर ही होती है, जबकि इस मामले में डबल नीडल मशीन बिल्कुल उल्टा है। इस मशीन में कंपोनेंट मोड़ते वक्त नीडल मटेरियल के बाहर होगा। इसके लिए टेक अप लीवर को हमेशा उसके सबसे ऊंचे पोजीशन पर रखें। यहाँ दोनों थ्रेड फ्री होते हैं। अब जगह बदले बिना मटेरियल को मोड़ दें और तब बाएं साइड वाली नीडल को ठीक होल के ऊपर रख दें। दाएं साइड का नीडल अपने आप एक स्टिच आगे चला जाएगा। ये कुशल कारीगर का खेल है। और अब देखिए बॉबिन रिवाइंडिंग। बॉबिन रिवाइंडिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये मशीन चलाने की मौलिक प्रक्रिया है। आइए देखें इसकी पूरी प्रक्रिया सिलसिलेवार ढंग से। बॉबिन रिवाइंडिंग शाफ्ट पर रख दें और यहीं से शुरू होता है अभ्यास का समय। अब थ्रेड को पकड़कर गाइड होल से निकालें। अब गाइड होल से थ्रेड को खींचते हुए बाहर निकाल लें। थ्रेड को टेंशन डिस्क से होते हुए निकालें। थ्रेड को दाएं हाथ से पकड़कर रखें और बॉबिन पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बॉबिन पर 3 चक्कर लपेट दें। अब थ्रेड के सिरे को बाएं हाथ में पकड़े रखें। थ्रेड को बॉबिन के ऊपर घड़ी की सुई की दिशा में 3 फेरे लगाएं, यानी 3 चक्कर लपेटें। अपनी कैंची से फालतू थ्रेड को काट दें। रिवाइंडिंग उपकरण के आगे पुश कर उसे वाइंडिंग पोजीशन में ले आएं और रिवाइंडिंग करें। दोस्तों, फ्लैट बेड डबल नीडल मशीन और उसके उपयोग के मौलिक कौशल, सिलाई के मानक, थ्रेडिंग आदि देखने के बाद मैं आपसे विदा लेती हूँ। पर उससे पहले पेश है एक सवाल। सिलाई के मौलिक कौशल क्या हैं?